हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूट। मैं हूं अजय कुमार। आज हमारा जो एक पोल साइंस क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जिसके अंदर आज हम इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे किस प्रकार से हमारा भारत देश समस्याओं से किस प्रकार से जूझा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, किस प्रकार से देश के अंदर कई प्रकार की समस्याओं का एक प्रकार से आगमन हुआ। जैसे ही देश आजाद हमारा होता है, उसी प्रकार से भारत को कई प्रकार के संकटों से जूझना पड़ता है। उसके अंदर सबसे प्रमुख जो भूमिका होती है, जब पहले अखंड भारत हमारा था पाकिस्तान, तो उसका सबसे बड़ा एक अहम रोल होता है, जो आए दिन आज के समय में भी कई प्रकार की रुकावटें भारत के लिए खड़ी करता रहता है। तो जैसे ही 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था, ठीक एक दिन पहले माना जाता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। अब ये विभाजन यहां पर दोनों के बीच का जो हुआ था, ये विभाजन का जो प्रमुख एक आधार था, वो लॉर्ड माउंटबेटन की एक विभाजन की पॉलिसी थी, जो उस आधार पर यहां पर देश को आजाद किया गया था। मतलब कि लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था, यहां पर द्विराष्ट्र सिद्धांत को कायम किया था। एक तरीके से द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब क्या है? द्वि मीन्स दो राष्ट्र का अलग अलग एक सिद्धांत, एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इस तर्ज पर ही द्विराष्ट्र सिद्धांत माना जाता है। और यहां पर सबसे पहले चीजें जो प्रमुख ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम लीग के समर्थक थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने क्या किया था, जिन्ना की यह मांग थी कि सबसे पहले तो एक तो सत्ताधारी हमें होना चाहिए, जिस आधार पर उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। और उन्होंने यह देखा कि जो सबसे प्रमुख, अगर हमें ठीक है, अगर हमें भारत के अंदर सत्ता अगर हमें प्रमुख नहीं दी जाती है, तो हमें काम करो, हमारा एक अलग ही राज्य को विभाजित कर दो, जिसके अंदर हम क्या होंगे, जो हमारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वो सभी हम अलग हो जाएंगे और वहां पर अपने अनुसार वहां की सत्ता व्यवस्था को हम संचालित करेंगे। तो इस आधार पर यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था। अब बात करते हैं यहां पर बंटवारे की जो प्रमुख पृष्ठभूमि थी वो क्या है। बंटवारे की पृष्ठभूमि ब्रिटिश सरकार की एक प्रमुख जो नीतियां हैं उन सबसे हम भली भांति परिचित हैं। उनका मानना यही था कि किस प्रकार से भारत के अंदर हम फूट डालेंगे और शासन करेंगे। भारत की नीतियों के अंदर यही देखा गया कि फूट डालो और शासन करो। अर्थात यहां पर जो दो प्रमुख एक समाज है, उनके बीच में हम क्या करेंगे, विरोध कायम कर देंगे, दोनों के बीच में फूट डाल देंगे। तो भाई तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, बाकी वहां जो फायदा होगा हम उठा के लेके चले जाएंगे। बंटवारे की पृष्ठभूमि में हम सबसे पहले यही देखेंगे किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने यहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में कैसे एक तरीके से दोनों के बीच में फूट डाला। और उनकी एक प्रमुख नीति थी, प्रमुख नीति क्या थी उनकी, फूट डालो और शासन करो। कि किसी भी देश के अंदर शासन व्यवस्था कब कायम की जा सकती है, जब उस देश के लोगों के आपस में लड़वा दो, तो वो एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे, नफरत करना शुरू कर देंगे। बदले में क्या होगा, वो बचपन में कहानी पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, क्या देखा होगा कि मतलब एक रोटी के टुकड़े के लिए दो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और उसके बाद जो है क्या करते हैं, एक तीसरा आता है, वो दोनों लड़ते रहते हैं आपस में, तीसरा फायदा उठा के निकल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से चालाक समझो, ब्रिटिश सरकार ने ही चालाकी का एक फायदा उठाया था। तो उसी प्रकार से उन्होंने ये सोचा, हिंदू और मुस्लिम यहां भारत देश के प्रमुख हैं, अगर इन लोगों के बीच में किसी भी प्रकार के हमने फूट डाल दिया तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में जितना फायदा होगा हम ले सकते हैं। मतलब शुरू से उनकी नीतियां वही थी और आजाद होने तक भी उन्होंने यही काम किया। इससे पहले जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उनके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता का प्रतीक मिलता है। इससे पहले किसी प्रकार का हमारे लिए कोई भी ऐसा एक स्थिति ऐसी नहीं दिखाई देती कि दोनों आपस में लड़े हों। लेकिन देश जैसे ही यहां पर आजाद होने लगा, भाई ऐसी क्या क्या उनके बीच में स्थिति आ गई कि इन दोनों को आपस में लड़ना पड़ा। इस आधार पर क्या किया गया कि उन्होंने फूट डाला और शासन करने के बेस पर उन्होंने ये सब सोचा था। अब यहां पर ये देखा गया
कि उनकी धारणाएं, जो यहां पर मुसलमान थे, उनकी धारणाएं पूरी तरह से बदल दी गई थी। कैसे बदल दी गई थी, समझो इस बात को। 1885 के अंदर A.O. ह्यूम ने क्या किया था, कांग्रेस की स्थापना की थी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस पार्टी को स्थापित करने का उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि यहां पर जैसे कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था वो किसके लिए था कि जितने भी भारत थे वहां पे सारे लोग क्या थे, मास पार्टिसिपेशन था उनके अंदर, सहमति थी जनता के अंदर। अब इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीति थी एक तरीके से उनके खिलाफ एक तरीके से अपना क्या हुआ, आक्रोश दिखाया था। तो 1885 में क्या किया गया था, A.O. ह्यूम ने, A.O. ह्यूम इसने क्या किया था कि यहां पर हम तुम्हें कांग्रेस दे देते हैं, हम तुम्हें कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा दल दे देते हैं, यदि तुम सबकी जनता की कोई भी अगर शिकायतें होती तो तुम किसके पास जाना, कांग्रेस के पास जाना। और कांग्रेस के अंदर जो लोग होंगे, कौन से लोग होंगे, नरम दल के लोग होंगे, अर्थात वो हुजूर तरीके से, हाँ हमें आजादी दे दो, ठीक है। तो उनसे इस तरीके से किसी प्रकार से वो लोग ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई भी आक्रोश रवैया अपना नहीं पाएंगे। इस कारण से उन्होंने कांग्रेस एक जो थी, इसने क्या किया था, सेफ्टी वॉल का काम किया था। सेफ्टी वॉल होता है ना प्रेशर कुकर के अंदर, कि प्रेशर कुकर को फटने से पहले क्या करता है, उसको सेफ्टी वॉल बचा लेता है। तो कांग्रेस ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार के लिए सीधा एक तरीके सेफ्टी वॉल का काम किया था कि जो जनता का एक आक्रोश होगा वह सीधा उनके पास ना आकर के कहां पहुंच जाएगा, सीधा जो कांग्रेस दिग्गज नेता है उनके पास पहुंचेगा। और वो लोग क्या करेंगे, वहां भाई ठीक है, अगर तुम्हें महात्मा गांधी जैसे नेता हुए, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो तुम सीधा ब्रिटिश सरकार के पास क्यों जाओगे, तुम एक काम करो, तुमसे हमें आके अपनी समस्या बताओ, तो हम जा करके वहां पे एक नरम विचारधारा के साथ में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हाँ हमारी जनता की ये समस्या है, तुम उनके साथ ऐसा मत करो, अगर आपको ठीक लगता है तो मत करो, नहीं तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते वो लोग। तो इस आधार पर क्या हुआ था कि जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो मुस्लिम लीग ने यह सोचा, यहां पर मुसलमानों ने यह सोचा कि यहां पर तो हिंदुओं के अधिकार की बात करने के लिए एक पार्टी गठित हुई है, वो क्या करती है कि कांग्रेस सभी हिंदुओं के संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उन सब पे बात करती है, लेकिन भाई मुसलमानों के उनसे संबंधित कौन बातें करेगा, उनके लिए कोई यहां कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन ही नहीं है, तो क्या किया जाएगा। फिर इसी बात को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को क्या किया था, मुस्लिम लीग का गठन किया था। सभी सहमति को बोला ठीक है। अब यहां पर दोनों अधिकार संबंधी बातें हो गई, लेकिन एक तरीके से यह देखा जाए तो यहां पर जो जिन्ना था उसकी चाल थी कि भाई यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हमारा भी डोमिनेंट होगा, हम भी अपनी पावर परफॉर्मेंस अपनी आगे बढ़ाएंगे और यहां पर हमारा भी एक अधिकार क्षेत्र होगा। हालांकि सरकार के अंदर जब ये सारे देश आजाद हुआ था तो दोनों का एक अहम भूमिका थी। विभाजन कभी भी समस्याओं का निपटारा नहीं होता है। विभाजन ये मत सोचो कि सिर्फ जमीन का बंटवारा हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग होते हैं उनकी भावनाओं का भी बंटवारा होता है। तो ये नहीं कि अगर विभाजन को हम समझ रहे हैं तो ये देखेंगे जमीन का बंटवारा हो गया, ठीक है भाई, जो यहाँ पे पंजाब का कुछ जो प्रमुख भाग था जहां बोल क्षेत्र था मुसलमानों का, वो भाग ले लिया पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, किसने, पाकिस्तान ने, ठीक है, और बाकी जो बच गया हिंदुओं का वो क्षेत्र रह गया, ठीक है। हालांकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र देखा गया था वो पंजाब ही था इस चीज में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब यहां पर इनका गठन हो गया तो अब ये देखा गया, फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था 1940 के अंदर, 1940 के अंदर उन्होंने क्या किया था, अपना एक अलग राज्य की मांग की थी। 1940 के अंदर क्या किया गया, अलग राज्य की मांग हो गई कि हमें भी अब क्या चाहिए, जितने भी प्रमुख बहुल क्षेत्र हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र जितने भी हैं, हमें वो भाग दे दो। उसमें से कौन कौन सा था, एक तो आता है बांग्लादेश का भाग, ठीक है, और दूसरा भाग आता है पंजाब के वो पश्चिमी भाग, वो कौन सा, पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में। तो इन प्रमुख क्षेत्रों पर जो है क्या हुआ था, फिर यहां पर जो कांग्रेस ने इस बातों को मान लिया और उसके बाद फिर यहां पर इस तरह से द्विराष्ट्र का सिद्धांत आगे कायम हो गया। अब यहां पर क्या हुआ कि देखो, जब कोई विभाजन अगर होता है, विभाजन होने के साथ साथ यहां पर क्या होता है कि आसानी से बंटवारा हो जाता है, घर के अंदर आसानी से हो जाता है, हाँ
क्या होगा उसके लिए? लड़ाइयां होती हैं। लड़ाई किस हद तक जा सकती है? वो जब तक लड़ाई होती नहीं तब तक हम पता नहीं लगा सकते कि एक बार लड़के तो देखो, तुम जियोगे सनम या हम जिएंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक जिएगा, ठीक है। तो यही एक उसका एक माध्यम होता है कि लड़ाई हमेशा से क्या, एक द्वेष भावना लाती है, आक्रोश आता है, और आपस में दोनों के जो हित होते हैं उनमें परस्पर टकराव की स्थिति पैदा होती है। समझ गए? तो इस आधार पर विभाजन को देखा जाता है। तो ठीक इसी तरह से जैसे ही 1940 के अंदर द्विराष्ट्र का सिद्धांत जैसे ही सामने एक आया, वैसे ही क्या किया गया, हिंदू मुस्लिम एक विरोधी दंगे शुरू हो गए कि भाई अब यहां पर देश आगे है, अब यहां पे क्या किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम विरोधी दंगे होने शुरू हो गए थे। ठीक 16 अगस्त 1946 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 16 अगस्त 1946 इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसी समय से इनके बीच में हिंदू और मुस्लिम जो है दंगे यहां पे शुरुआत हो गए थे कि भाई अब यहां पे क्या खंडित एक हो रहा है, अर्थात जो भारत था, अखंड भारत था जो पहले, अब किस राह पर चल गया, खंडित भारत के रूप में होने जा रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से 16 अगस्त 1946 के अंदर क्या हुआ कि यहां पर इनके बीच में हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब उसके ये लड़ाई झगड़े कहां तक पहुंचे, उसका परिणाम बहुत घातक हुआ। जैसे ही 1945 का समय आया, उसी समय पर 1947 का जैसे ही समय आया, वैसे ही सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत होनी शुरू हो गई। सांप्रदायिक दंगे समझते हैं, मतलब ये होता है हिंदू और मुस्लिम, समझ गए, यहां पर धर्म के आधार पर जो विवाद होते हैं वो सांप्रदायिक दंगे कहलाते हैं। मैं यहां पर थोड़ा सांप्रदायिक दंगों की परिभाषा बताना चाहूं, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हो कि अर्थात एक धर्म को मानने वाले लोगों के हित समान होते हैं। अर्थात मान लीजिए दो लोग हैं, उनकी विचारधारा दोनों की सेम है, सेम धर्म को मानते हैं, तो दोनों के हित जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के हित असमान होते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि अलग अलग धर्म के लोगों के हित हमेशा टकराव की स्थिति में होते हैं, अभी जो मैंने अभी बताया। और अभी सांप्रदायिकता जो है इस तरह से, इसका क्या घातक परिणाम हो सकता है उसको अभी हम देखते हैं। तो इस तरीके से 1947 का जो समय काल था, देश तो हमारा आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन उससे पूर्व का जो समय काल था वो बहुत ही एक दुखदायी समय काल था, भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। भारत के लिए क्या हुआ, जितने भी आसपास मतलब कि बॉर्डर वाला सीमा क्षेत्र जितना भी है पाकिस्तान का, यहां से मारकाट की जा रही थी मुसलमानों को, और वहां पाकिस्तान में वहां मारकाट की जा रही थी हिंदुओं को, कि मतलब उन्हें अपने स्थान से भगाया जा रहा था। कि उस समय पर ये सब भूल गए कि देश की आजादी के लिए किस धर्म और किस समुदाय ने क्या काम किया, वो सब भूल गए। वो सब भूल के उन्होंने क्या किया कि एक अपनी जो है लालच और लालसा की भावनाओं का एक सहारा लेकर के कुछ राजनीतिक दलों ने इस चीज का फायदा उठाया, और बाकी इसके अंदर ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, जो आम जनता थी, जो कम से कम कुछ उनका समुदाय जो था, वो कुछ लोग थे जो उनको इस चीज का ज्यादा असर झेलना पड़ा। जैसे ही पाकिस्तान से वहां से जितनी भी गाड़ियां आती थी, वहां पर हिंदुओं की लाशों से भरी होती थी, और यहां से अगर कोई भी गाड़ी जाती थी वहां पर, तो मुसलमान लाशों से भरी होती थी। ठीक है, स्त्रियों को क्या करते थे वो लोग, स्त्रियों के जबरदस्ती बंधक बना लिया जाता था। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो क्या करते थे, वो स्त्रियों को जबरदस्ती बंधक बनाते थे। ठीक है, क्या किया जाता था, जबरदस्ती उनको बंधक बनाया गया, मारा पीटा जाता था, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके साथ बलात्कार जैसी इस तरह से अभद्र कई एक घटनाएं उनके साथ घटी। ठीक है, जो एक मानवता के लिए बहुत ज्यादा शर्मसार की बात है। कभी जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, कभी इन लोगों ने सोचा था कि इसका परिणाम इतना घातक हो सकता है, तो भाई इससे बड़े तो हम गुलाम थे, वही सबसे अच्छा था, तो आजादी की मांग हमने क्यों की। फिर इस आधार पर यही देखा गया कि यहां पर जो है एक तरीके से विभाजन ने क्या किया, सिर्फ यहां पर लोगों के हितों के ऊपर बहुत एक गहरा प्रभाव छोड़ा। इसका अच्छा क्या हुआ, आज के टाइम पर जो हम आज के समय में ये देख रहे हैं कि हम लोग स्पष्ट रूप से बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, वो समय काल बहुत बुरा था। देख लीजिए, अगर मैंने तो अभी सुना हुआ है कि पुरानी दिल्ली के अंदर जैसे
यहाँ पर जो स्टेशन के आसपास वहां पे लोग बताते हैं, बहुत जो पुराने लोग उन्होंने भी किसी सुना होगा, बताते कहते सर यहाँ पे पूरा एकदम लाशें लाशें बिछी होती थी, यहाँ पूरा खून ऐसे बहते थे, एक के ऊपर एक लाश ऐसी पड़ी होती थी, स्त्रियों को बंधक बना लिया गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, बच्चों को मारा काटा गया। हम तो बैठ के सरल रूप से बात कर पा रहे हैं ना यहाँ पर, लेकिन एक पल के लिए इमेजिन करते कि अगर मान लीजिए वो एक मंजर अगर जो कोई देखता उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता उस चीज का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है देश को विभाजन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा देश के ऊपर। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं मैं, कि कहीं ये मत कहना कि हम हिंदुस्तानी तो अपने हिंदुस्तान की हम बड़ाई कर रहे हैं, यहां दोनों तरफ को बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं यार, यहां पर विभाजन का स्त्रियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम जो है डिटेल में करते हैं।